हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पोम नंबर 3 क्लास 12 की कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट को लिखा है पाब्लो नेरूदा ने। ठीक है, ये इसका पोएट है पाब्लो नेरूदा। ठीक है, तो ये जो पाब्लो नेरूदा है, इनके बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को इनकी अलग से वीडियो बना दूँगी। बाकी इनके बारे में जानना आप लोगों को ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कुछ क्यूरियस बच्चे होते हैं जो उनको जानना अच्छा लगता है, तो वीडियो बन जाएगी उसके बारे में भी। ठीक है, अब कीपिंग क्वाइट का मतलब समझो। कीपिंग क्वाइट का मतलब क्या होता है? पीस, यूनिटी, इंट्रोस्पेक्शन विच इज़ सेल्फ एनालाइज। ठीक है, या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो अभी आपको आगे पता चलेगा कि इंट्रोस्पेक्शन क्या है और मैं ये वर्ड यूज़ क्यों कर रही हूँ। ठीक है, तो चलो पोएम को शुरू करते हैं। पोएम में सबसे पहला स्टैंजा है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। ठीक है, तो सबसे पहला स्टैंजा है जिसमें एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है वो आता है आपका 12 एंड कीप स्टिल। तो क्या कह रहा है ये जो ऑथर है यानी जो पोएट है, वो बोल रहे हैं कि हम लोग अब 12 तक की काउंटिंग करेंगे और फिर हम लोग उस 12 तक की काउंटिंग में हम लोग स्टिल रहेंगे, यानी बिल्कुल क्वाइट रहेंगे। एक बिल्कुल स्टिल का मतलब आप लोगों को पता है ना, सेम एग्जैक्टली उसी पोजीशन में रहेंगे जैसे पहले थे। ठीक है, तो यहाँ पे 12 यूज़ किसके लिए हुआ है? यहाँ पे 12 यूज़ देखो, पोएट 12 आवर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पोएट 12 सेकेंड्स के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, एंड पोएट यहाँ पे बेसिकली 12 मंथ्स जो होते हैं हमारे, उसके लिए भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है कि फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार फॉर दी ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। फेस यहाँ पे देखो सिम्बोलिज्म कर रहा है किसको? फेस यहाँ पे सिम्बॉल कर रहा है सरफेस को। फॉर वंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी ऑफ द लैंग्वेज। एनी ऑफ द लैंग्वेज का मतलब है यहाँ पे कि जो पोएट है वो कहना चाह रहे हैं कि हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं इन डिफरेंट एरियाज़, वो हमारे यूनिटी को ब्रेक करता है। तो पोएट बोल रहे हैं, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी ऑफ द लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ, एंड नॉट मूव्स आर आर्म सो मच, और कोई भी मूवमेंट, यहाँ पे बोल रहे हैं नो मूवमेंट, पोएट बोल रहे हैं नो मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट ना हो, सारी की सारी जो आप लोगों की एक्टिविटीज़ है वो स्टॉप कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं जो आप सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी आप स्टॉप कर दो, कोई भी मूवमेंट मत करो। फॉर वंस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी ऑफ द लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में बात मत करो। ठीक है, जिससे हमारी यूनिटी ब्रेक ना हो, एंड स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, यानी कुछ टाइम के लिए। 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 सेकेंड तो कितना सा होता है, 1 सेकेंड की बात नहीं है, यहाँ पे कुछ टाइम यानी सम टाइम के लिए 1 सेकेंड यूज़ हुआ है, फॉर सम टाइम। ठीक है, ओके, स्टैंजा 2 क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा पे बढ़ते हैं। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मूवमेंट का मतलब ये एक स्ट्रेंज मूवमेंट होगा, राइट? ये एक स्ट्रेंज मूवमेंट होगा। Without rush, without engines, we would all be together in a sudden strangeness। अब समझना बात को, क्या कह रहे हैं ऑथर या फिर पोएट। एग्जॉटिक मूवमेंट का मतलब होता है यहाँ पे रेयर मूवमेंट, ठीक है, एग्जॉटिक मूवमेंट का मतलब है रेयर मूवमेंट। इट वुड बी एन रेयर मूवमेंट विदाउट दी रश, कोई भी रश के बिना, कोई भी इंजन के बिना, ये एक रेयर मूवमेंट होगा। ठीक है, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सभी साथ में होंगे, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस यानी कुछ सरप्राइजिंग स्टेज, जैसे सडन यानी कुछ भी एक मतलब एकदम से होना। ठीक है, स्ट्रेंजनेस आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो कुछ ऐसा सरप्राइजिंग स्टेज या शॉकिंग स्टेज है यहाँ पे कि अगर हम लोग सब 1 सेकेंड के लिए रुक जाए तो ये एक एग्जॉटिक मोमेंट होगा, क्योंकि सारे के सारे इंजन्स बंद हो जाएंगे, रश वगैरह ख़त्म हो जाएगा, एंड हम सब साथ में होंगे। नेक्स्ट बोला है फिशरमैन का, तो बोला है फिशरमैन इन द कोल्ड सी।
fisherman in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands. तो जो फिशरमैन होता है वो क्या करता है, फ़िश को निकालता है, ठीक है. तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म द व्हेल्स. जो फिशरमैन है मरीन लाइफ को हार्म नहीं करेगा, मरीन लाइफ को हार्म नहीं करेगा, एक्वेटिक लाइफ को हार्म नहीं करेगा, ठीक है. यहाँ पे जो कोल्ड सी है वो मरीन लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है. फिशरमैन वेल्स को हार्म नहीं करेगा, ठीक है. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो मैन सॉल्ट को गैदर कर रहा है वो अपने दर्द भरे हाथों को, वोंडेड हैंड्स को देखेगा. जो मैन सॉल्ट गैदर करता है उनके हाथ बहुत रफ हो जाते हैं, उन लोगों के हाथ बहुत ज़्यादा रफ़ होते हैं, बहुत ज़्यादा घाव हो जाते हैं उन लोगों के हाथ में. तो जब एक सेकंड के लिए इंट्रोस्पेक्शन होगा, यानी जब पूरा जो धरती है, पूरी जो धरती है वो शांत हो जाएगी, तो उस टाइम पे ये लोग अपने हाथ की तरफ देखेंगे और उनको पता लगेगा कि वो उनके हाथ कितने हर्ट हो रहे हैं, यानी वोंडेड हो रहे हैं. वोंडेड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है. तो चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे पोएट ने बोला है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग. तो चलो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. क्या बोला है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स. ग्रीन वॉर्स का मतलब यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है ना. एंड वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद गैस का मतलब यहाँ पे क्या है, वॉर्स विद गैस का मतलब है यहाँ पे पॉल्यूशन. ये मीनिंग आप लिख लीजिएगा, फिर मैं इसको रब कर दूँगी अभी. वॉर्स विद फायर, जो नॉर्मल वॉर्स होते हैं हमारे जिसमें डिस्ट्रक्शन होता है, वो वाले वॉर्स, ठीक है. तो यहाँ पे मैं इसको रब कर देती हूँ एक बार, एक सेकेंड, ओ सॉरी. तो यहाँ पे देख सकते हो एक बार मीनिंग और, ठीक है. फिर इसके बाद मैं यहाँ पे मैं रब कर रही हूँ, ठीक है. तो या वॉर्स विद फायर क्या होता है, वॉर्स विद फायर वो वॉर्स होते हैं जो कि बेसिकली जो नॉर्मल वॉर्स देखे होंगे आपने, जो डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं, वो वाले वॉर्स होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट होता है नेक्स्ट बोला है विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स. अब देखो ये क्या है, एकदम से ये लाइन कैसे आ गई. एकदम से ये लाइन ऐसे आई कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स का मतलब है कि मान लो कोई एक देश है और दूसरा देश ये है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है. ए ने बी के बहुत सारे जनों को मार दिया, ठीक है. बहुत सारे जनों ने, बी ने बहुत सारे जनों को मार दिया ए के. तो मान लो किसी की भी विक्ट्री होती है, मान लो यहाँ पे बी की विक्ट्री होती है, तो यहाँ पे विक्ट्री तो हुई लेकिन रहने वाले तो मर गए, तो यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स मीन्स यहाँ पे जो विक्ट्री तो हुई है लेकिन सर्वाइवर यानी उसमें जो रहते हैं देश में वो तो मर गए, ठीक है. वट पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. अब जो वॉर लड़ रहे हैं वो क्लीन क्लोथ्स पहनेंगे. क्लीन क्लोथ्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि साफ़ सुथरे क्लोथ्स पहनेंगे, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि वो लोग अब एक दूसरे एस्पेक्ट से सोचेंगे, ठीक है, एक दूसरे एस्पेक्ट से सोचेंगे और एक नया या फिर रिन्यू करेंगे अपनी लाइफ को. एंड वॉक अबाउट देयर विथ ब्रदर्स इन दी शेड. फिर उनके अंदर जो फीलिंग आएगी वो कौन सी होगी, ब्रदरहुड फीलिंग, ठीक है. ब्रदरहुड फीलिंग उनके अंदर आ जाएगी, ठीक है. डूइंग नथिंग. उसके बाद में what I want should not be confused with total inactivity. Life is what is about. I want no truck with death if we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could not do nothing. Perhaps a youth silence might interrupt the sadness of understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो इधर क्या मतलब है देखो, what I want should not be confused means जो पोएट बोलना चाह रहा है वो इसका मतलब ये नहीं है टोटल इनएक्टिविटी. पोएट जो बोलना चाह रहा है उसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं है. लाइफ क्या है, इज़ ऑल अबाउट
लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूवमेंट, लाइफ इज़ ऑल अबाउट मूवमेंट, इसमें हिडन वर्ड है ये। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। पोएट क्या कह रहे हैं, उसको कोई भी ट्रक नहीं देखना है डेथ से, जो भरा हुआ डेथ से ट्रक जाता है, जो सोल्जर्स का ट्रक होता है मरा हुआ, जो मर जाते हैं सोल्जर्स, जो कुर्बानी दे देते हैं, वो उनका ट्रक भरा हुआ नहीं देखना है। इफ़ वी वर्स नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम लोग इतना सिंगल माइंडेड नहीं होते, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, अगर एक बार हम साइलेंस कर लेते तो फिर हमारी लाइफ जो है रिन्यू होती, रिन्यू होने के बाद में हम दूसरे एस्पेक्ट से सोचते। might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। इधर क्या बोल रहे हैं पोएट, might interrupt this sadness, जो सैडनेस है हो रही है सोल्जर्स के डेथ की, है ना, वो इंटरप्ट हो जाती, इंट्रोस्पेक्शन आ जाता, तो ठीक है, बीच में डिस्टर्ब हो जाता, राइट। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आरसेल्स, नेवर अंडरस्टैंडिंग आरसेल्स का मतलब, तो यहाँ पे देखो नेवर अंडरस्टैंडिंग आरसेल्स का मैं एक क्वेश्चन लाई है, इसमें बोला है कि व्हाट इज़ द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आरसेल्स। मैन इन हिज रेस टुवर्ड्स मटीरियलिज्म has the sacrificed the fulfillment of his emotional needs. He does not understand the need of his emotional self and has thus become sad and isolated. आई होप अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि आप लोग इतना जो सैडनेस है वो हम एक तरह से रिमूव कर सकते हैं, एक तरह से हम लोग एक नई लाइफ शुरू कर सकते हैं, हमारी लाइफ रिन्यू कर सकते हैं, ब्रदरहुड की फीलिंग ला सकते हैं, राइट। ठीक है, आगे हमारी पोएम की तरफ बढ़ते हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आरसेल्व्स विद डेथ, हम खुद को डरा रहे हैं डेथ से, यानी वी आर स्केर्ड ऑफ डेथ। अब इसका भी एक क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ, ठीक है, तो उससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। तो ये देख सकते हो, हाउ हैज़ द मैन थ्रेटन्ड हिमसेल्फ विद डेथ, मैन खुद को क्यों डरा रहा है डेथ से, यानी कैसे डरा रहा है। द इंक्रीजिंग आर्म रेस and man's rapid advancement towards the progress at the cost of nature has brought him on the verge of extinction। अब जो मैन है वो खुद को एक्सटिंक्ट कर रहा है, मतलब खुद को अपनी मौत की तरफ धकेल रहा है। कि कैसे धकेल रहा है, इतना डिस्ट्रक्शन कॉज करके, और जो मैन का मूवमेंट है वो मूवमेंट ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं जिससे हमारे आगे डिस्ट्रक्शन हो, यानी हमारी अर्थ हमारी डिस्ट्रॉय हो। इसलिए यहाँ पे मैन थ्रेटन्ड हिमसेल्फ विद डेथ का यूज़ किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पोएम में। आगे बोला है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अब यहाँ पे जो है पोएट ने, यानी जो हमारे पाब्लो है, उन्होंने क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया है अर्थ का, कि भाई जो अर्थ है वो हमें टीच कर रही है। यहाँ पे देखो सिम्बॉलिज़म यूज़ हुआ है, सॉरी पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। अर्थ को हमने टीचर की तरह ट्रीट किया है, तो अर्थ हमें क्या टीच कर रही है कि एज वैन एवरीथिंग सीम्स डेड, यानी जब यहाँ पे देखो बहुत सारे हिडन वर्ड्स है, तो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे बोला है कि जब हमारे यहाँ पे नेचुरल कलामिटी आती है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा डिज़ास्टर आता है, तो क्या होता है, सब कुछ मरा हुआ दिखता है, डेड दिखता है, बट आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट टू ग्रो, सब कुछ अपने आप जिंदा होना शुरू हो जाता है, ग्रो होना शुरू हो जाता है। देन आगे बोला है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो यहाँ पे अब पोएट ने वापस से वही 2 लाइन यूज़ करी है जो शुरू में थी। लेट मी शो यू। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या किया है, वी की जगह आई लगा दिया है एंड आई विल गो को ऐड कर दिया है। तो नाउ आई विल काउंट अप टू 12, यानी पोएट बोल रहे हैं कि मैं अब 12 तक काउंट करूँगा, आप लोग चुप रहिए, एंड उसके बाद में मैं आप लोगों की लाइफ में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करूँगा।
ठीक है। तो यू कीप क्वाइट यहाँ पे है इंट्रोस्पेक्शन, आई विल गो का मतलब है कि आगे वो कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा आप लोगों की लाइफ में। तो आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ आ गई होगी। अगर समझ आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोगों को इसकी लिटरेरी डिवाइसेस चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। हालांकि एक दो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है इन लाइंस में, अर्थ कैन टीच में। ठीक है, अर्थ को हमने टीचर की तरह ट्रीट किया है। उसके बाद में इस पोएम में पूरा का पूरा सिम्बॉलिज़्म भरा पड़ा है, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है कि ये एक्स्ट्रा वर्ड है, यानी इसके अंदर हिडन था वो सिम्बॉलिज़्म है सारा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एलिट्रेशन वगैरह यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन कहाँ का हुआ है देखो, ये देखो, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, रेपिटेशन। देन यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे एलिट्रेशन यहाँ पे बहुत जगह पे यूज़ हुआ था। लेट मी टेल यू, वेट। ओके, तो यहाँ पे है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। यहाँ देखो, लेट्स और लेट्स यूज़ हुआ है 2 लाइनों में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एनाफोरा यूज़ हुआ है। समझ गए बात को, एनाफोरा यूज़ हुआ है। उसके बाद में देखो एलिट्रेशन यूज़ हुआ है यहाँ पे, वी वुड ऑल बी टुगेदर। सडन स्ट्रेंजनेस में अगेन एलिट्रेशन है, एस साउंड रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप इस तरह से आप लोग देख लेंगे एलिट्रेशन का, तो बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाता है। सिम्बॉलिज्म मैंने जहाँ जहाँ पे बोला था कि यहाँ पे ये वर्ड हिडन है, तो यहाँ पे सिम्बॉलिज्म यूज़ हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ आ गई होगी। ठीक है, और बेसिकली एक बार पढ़ने में तो समझ आती नहीं है ना। तो अगर समझ आ गई हो थोड़ी सी भी तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय। एंड या मुझे बताना कि मैं कंटिन्यू करूँ इंग्लिश को टीच करना या फिर नहीं। ठीक है, तो या बाय एवरीवन।